A very warm welcome, a very warm welcome to everyone watching this महाबल plenary session first. तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी ओबीजी नर्सिंग फर्स्ट के अंदर जितने भी क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस जो कि सेमेस्टर बेस्ड है। और जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो होगी यूनिट फर्स्ट जो कि इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी है। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मिडवाइफरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिडवाइफरी क्या है। एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, archaeological evidence of women demonstrate the existence of midwifery in 5000 BC। तो जो जैसे कि हम देखते आ रहे कि जो ह्यूमन स्पीसीज हैं जो पुरानी से पुरानी हिस्ट्री है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले हैं उससे ये एग्जिस्ट होता है कि जो मिडवाइफरी है वो 5000 साल पुराना है। अब इसमें किंग ऑफ इजिप्ट, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें फर्स्ट जैसे कि किंग ऑफ इजिप्ट ने ये बोला था कि जो मिडवाइफ्स होती हैं वो हेल्प करती हैं जितने भी वुमेन्स होते हैं जो कि बर्थ देते हैं चिल्ड्रंस को। और दे वेयर द फर्स्ट मिडवाइफ फाउंड इन द लिटरेचर। और वही जो वुमेन्स हेल्प करती हैं जब कोई दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन बर्थ देती है किसी भी बच्चे को तो उसको तब मिडवाइफरी कहा, मिडवाइफ्स ऐसा लिटरेचर में है मेंशन। फिर इसके बाद एरिस्टो जो फादर ऑफ एम्ब्रोलॉजी जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि यूट्रस और जो फीमेल पेल्विस ऑर्गन है उनके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया और बताया एंड इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ द मिडवाइफरी। नेक्स्ट हिप्पोक्रेट्स जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन भी कहते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन्ड एंड सुपरवाइज मिडवाइफ। ही बिलीव दैट द फीटस हैड टू फाइट इट्स वे आउट ऑफ द वूम। जैसे कि हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर अभी आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं कि ओबीजी, तो इसमें जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी आता है कि बच्चा जो होता है वो कैसे वूम से आउट होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो उन्होंने ये एक बिलीव माना था कि जो फीटस है उसको भी एक फाइट करनी पड़ती है। फाइट मीन्स कि कैसे कैसे उसको आना पड़ता है वूम से, कैसे कैसे वो रोटेट होता है जो भी पोजीशंस होती हैं उसकी, और वो आउटर वर्ल्ड में बॉर्न होता है। नेक्स्ट सोरेनस in the 2nd century was the first to specialized in obstetrics and gynecology. His book was used for 1500 years. He used vaginal speculum, advised on cord care and wet nursing. तो ये जो सोरनस है इसको आप नाम भी नोट कर लो अपने माइंड में कि जो ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में इन्होंने फर्स्ट स्पेशलिस्ट थे और इन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी। और इसमें एक वेजाइनल स्पेकुलम ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने ये भी यूज किया था। नेक्स्ट लियोनार्डो द विंसी, ये नाम आपने सुना भी हो सकता है, दैट मेड एनाटॉमिकल ड्राइंग ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका यूट्रस कैसे होता है, ये जो सबसे पहले जो एनाटॉमिकल ड्राइंग का जो एक कॉन्सेप्ट दिया था वो लियोनार्डो द विंसी ने दिया था। एंड देन इन 1513 वेसेलियस in 1543 opened full-term pregnant uterus in a lower animal, excited the fetus, demonstrated uterus as a single chamber organ. Then the first book on midwifery was printed in Germany based on the teaching of Soranus. In 1540 the book was translated into English। तो जो फर्स्ट बुक प्रिंटेड होके आई थी वो जर्मनी में आई थी और उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर है एम्ब्रोइस पेरे laid the foundation of modern obstetrics. He performed internal
podalic version and skillful delivered woman. तो आपको मिडवाइफरी में स्किल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक न्यू एक लाइफ को जो प्रोसेस है बॉर्न की वो कर रहे हैं, उसमें स्किल होना, ट्रेंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो परफॉर्मेंस थी, ये जो पोडेलिक वर्जन है, इंटरनल पोडेलिक वर्जन, और एक स्किलफुल डिलीवर्ड वुमेन का जो ये मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स है, तो उनका जो ये लेट डाउन किया था वो एम्ब्रॉयड पेरे ने किया था। Then he also sutured perineal lacerations. He founded a school for midwives in Paris, France. Louis Bourgeois recommended induction of labor for pelvic contraction. Next is Julius Caesar Arngi wrote the first book for Italian midwife. He advised cesarean section for contracted pelvis. अब जब भी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मतलब नॉरो जो पेल्विस हो जाते हैं, जिससे कि जो बच्चा होगा वो ईजिली वूम से आउट नहीं हो पाएगा, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत भी आ सकती है। तो ये रहता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बच्चे के लिए भी, और मदर भी थ्रेशोल्ड में जा सकती है। तो इसके लिए एक एडवाइस किया गया था कि बच्चे के लिए सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट, विलियम हार्वे, द फर्स्ट टू डिलीवर द प्लेसेंटा बाय मसाजिंग द यूट्रस एंड इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ यूट्राइन सेप्सिस. The father of British midwifery wrote the first English textbook on midwifery. He decided the fetal circulation and placenta. तो जो प्लेसेंटा डिलीवर होता है, एक बार बच्चा डिलीवर हो गया फिर प्लेसेंटा भी डिलीवर होता है, तो उसको जो मसाज करके यूट्रस में बहुत जगह ये प्रोसीजर होता भी है, तो वो जो दिया गया कॉन्सेप्ट वो विलियम हार्वे ने दिया था। और ये जो इनिशिएट करता है कि जो स्टडी ऑफ यूट्राइन सेप्सिस, जो यूट्रस में इन्फेक्शन कैसे है, वो भी स्टडी फिर आगे करी गई। फ्रेंच किंग Mauricio was the greatest physician in 17th century. He described the attitude of the fetus in the womb. Louis XIV in 1663 employed a Paris surgeon to attend one of his mistress in labor. He honored him with the title auteur. The French auteur built a school of midwifery. तो इसमें जो फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि ये सबसे फर्स्ट तो जो फ्रेंच किंग थे उन्होंने ये एटीट्यूड जो फीटस का है वो वूम में कैसा है वो डिस्क्राइब किया। और इसके बाद एक फ्रेंच में जो एक ऑनर्ड टाइटल है उसका स्कूल ऑफ मिडवाइफरी भी एक बिल्ड हुआ आगे जाके। Then Chamberlain in William Samuel is called the father of British midwifery. He explained the labor. तो ये जो लेबर प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फेजेस भी आते हैं, तो ये डिस्कवर्ड किया गया। Then in 1675 designed the obstetrics forceps. Obstetrical forceps जो कि जो बच्चा है डिलीवरी के टाइम पे वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि वो धीरे धीरे जो हिस्ट्री है फिर वो मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें और भी पॉइंट है, एच मैकेनिकल प्रोसेस ही इंट्रोड्यूस्ड pelvimetry, cephalometry and log for the obstetrical forceps. तो ये सारी चीज़ें भी आगे इंट्रोड्यूस की गई कि पेल्विमेट्री कैसे करेंगे और किस लिए करना चाहिए, और कैसे हम ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप पर उसको लॉकिंग कैसे आनी चाहिए कि प्रॉपरली वो लॉक हो जाए। देन चार्ल्स वाइट फ्रांसिस 1818 फर्स्ट रिकॉग्नाइज द फीटल हर्ट साउंड इन प्रेग्नेंट यूट्रस। तो ये बहुत ही जो नेम है ये आप ध्यान से सुन लीजिए, चार्ल्स वाइट
क्योंकि ये फीटल हार्ट साउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इन्होंने ये रिकॉग्नाइज्ड किया था कि प्रेग्नेंट यूट्रस में भी हम फीटल हार्ट सुन सकते हैं. Then all describe the normal mechanism of labor and perform the first episiotomy. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना भी हम लेबर, नॉर्मल मैकेनिज्म, कितने स्टेप होते हैं, तो ये जो सबसे पहले डिस्क्राइब्ड किया गया था. और पहला एपिजियोटमी जो कि ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में बहुत कॉमन है, तो वो भी डिस्क्राइब्ड ऑल्ड ने किया था. And in 1773 started the puerperal fever is infectious and he used lime for disinfectant. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च चीज़ हम करते हैं, और कि जैसे इन्फेक्टियस में लाइम यूज़ कर लिया कि डिसइंफेक्ट करना है परप्यूरल फीवर में. परप्यूरल मतलब कि आफ्टर जो प्रेगनेंसी के बाद जो रिहेबिलिटेशन, जैसे हम स्टेज बोल सकते हैं, या फिर जितने भी पैल्विक ऑर्गन होते हैं वो अपने ब्रिंगिंग बैक टू द नॉर्मल फेज में जो आते हैं. नॉर्मल कुछ ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल सेम तो नहीं हो सकते, बट वैसे ही पोजीशन में वो टाइम ड्यूरेशन में आ जाते हैं. देन यंग सिम्पसन Florence Nightingale in 1862 organized a small training school with King's College Hospital where she continued training for midwives. In 1847 used chloroform first for the obstetrical anesthesia. तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आते रह रहे हैं कि कैसे कैसे पहले हम सिर्फ स्मॉल ट्रेनिंग स्कूल्स खोले गए, फिर उसके बाद कुछ मिडवाइफ्स थी उनको ट्रेन किया गया, फिर एनेस्थेटिक एजेंट में क्लोरोफॉर्म सबसे पहले 1847 में यूज़ किया गया था. फिर नेक्स्ट इसमें धीरे धीरे और भी लोग जुड़े, उन्होंने भी अपने कॉन्सेप्ट दिए, वही चीज़ें हम सब हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. तो सीमेल वाइज the first antenatal clinic was started about the First World War. और ये जितने भी नर्सिंग में एक मेजर इन्फ्लुएंस जो आया वो वर्ल्ड वॉर की वजह से भी आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते थे, उन्हें केयर की एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत थी. तो इसलिए भी ये पूरा एक सिनेरियो पूरा चेंज हो गया, जो माइंड कॉन्सेप्ट है लोगों का वो पूरा बदल गया. देन लुइस पाश्चर in 1879 wrote the thesis on puerperal sepsis. 1861 demonstrated the care of puerperal sepsis and suggested preventive measures. फिर लुइस पाश्चर ने puerperal sepsis ये कितना डेंजरस भी हो सकता है वुमेन को, और इसमें कैसे कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लाए उन्होंने सजेस्ट किया. देन द फ्रेंच मोनरो केर in 1926 introduced the present technique of LSCS and popularized it, जिसे हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं. और ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन है या फिर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ये टेक्निक बहुत कॉमन हो गई आजकल. In 1912 Coring introduced lower segmental vertical incision. अब इसमें भी पहले तो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन था, अब एक वर्टिकल इंसिजन भी लोअर सेगमेंट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. देन मैक्स सेंगर इन 1882 फर्स्ट sutured द एब्डोमिनल वॉल, और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो एब्डोमिनल वॉल है मैक्स सेंगर ने वो sutured की. In 1876, Porro performed subtotal hysterectomy, and obstetrician Morique first reported the caesarean section in 1668. So thanks for watching. If you want to watch more videos according to the syllabus, you just like, subscribe and share the channel. Thank you.